गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ग्राफ में से लाइन चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो ग्राफ का हम लोग बनाते हैं तो उसमें लाइन चार्ट ग्राफ किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। इससे पहले हम लोग बार ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं, टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में जो ग्राफ के और भी जो क्राइटेरिया है, उसका जो पार्टिसिपेट्स है, अलग अलग जो कंपोनेंट है, तो इस प्रकार से जो ग्राफ्स है अलग अलग के बारे में हम लोग उसके स्टडी किए हैं कि बार ग्राफ कैसे करना है, उसका ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके एग्जांपल सहित हम लोग देखे हैं। टेबुलर को देख चुके हैं, फिर हम लोग रडार को देख चुके हैं कि एक रडार का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो रडार में हम लोग उसका करेक्टरिस्टिक्स में देखे थे कि जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स रहते हैं तब हम वहाँ पे रडार का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो जो होता है प्रत्येक के लिए अलग अलग एक्सिस वहाँ पे होते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि लाइन चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक लाइन चार्ट किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, यह लाइन चार्ट कैसे होता है, कि यह हमारे लिए किस तरह से स्टडी के लिए यह लायक है, और यह लाइन चार्ट स्टूडेंट को हमको किस ढंग से हमको पढ़ाना है ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। सो line chart. A line chart is a graphical representation of an asset historical price action that connects a series of data points with a continuous line. अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो लाइन चार्ट होता है हमारा, तो लाइन चार्ट क्या होता है कि वह एक किसी भी पॉइंट को, किसी भी डेटा पॉइंट को एक कंटिन्यूअस लाइन में दिखाने का कोशिश करता है। अब ये इसका एक क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया की बात करें कि लाइन चार्ट का क्या क्राइटेरिया है। लाइन चार्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंट इन ए कंटिन्यूअस लाइन। लाइन चार्ट में क्या होता है, हमेशा एक कंटिन्यूअस लाइन में होगा, वह कहीं पे वह कटेगा नहीं, कहीं पे एक सिस्टमैटिक ढंग से वो चलेगा, और रिप्रेजेंट करने का यह एक ग्राफिकल तरीका है। लाइन चार्ट वह मेरा क्या है, एक ग्राफिकल तरीका है जिसके द्वारा एक कंटिन्यूअस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, सतत रेखा को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के अगर आपका वर्क का भी हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड इन फाइनेंस। यह क्या होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि फाइनेंस में जो उतार चढ़ाव होता है उसमें इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं कि कितना आपके फाइनेंस में कितना ग्रोथ हुआ, कितना डिक्लाइन हो गया, कितना नीचे गिर गया, कितना ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार लाइन चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वहाँ पे किया जाता है। सबसे ज़्यादा लाइन चार्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, फाइनेंस में किया जाता है। एंड इट टिपिकली ओनली डिपिक्ट्स ए सिक्योरिटीज क्लोजली प्राइस ओवर टाइम। यानी कि क्या होता है कि आपके एक लिमिट, टाइम लिमिट पे वो रिप्रेजेंट करता है। कोई एक टाइम पे जो मैंने डेटा लिया वह हर एक टाइम के लिए वह इक्वल नहीं हो सकता। अतः क्या है, कोई एक लिमिट टाइम लेते हैं कि वह 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, और लिमिट टाइम पे ही हम लोग उसका क्या करते हैं, डाटा को लिख के रख लेते हैं। बट दे मोस्ट ऑफ्टन मेक यूज़ ऑफ डे टू डे प्राइस चेंज। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो होता है वह चेंज होते जाता है। किसी की भी कंपनी का हो, उसका जो इनकम होता है, उनका जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, वह डे टू डे क्या होता है, घट बढ़ जाता है, डेली एक जैसा नहीं रहता है। सो ना की पॉइंट्स को देखेंगे कि टेकवे किस तरह से एक पंक्ति जो होता है, एक लाइन चार्ट जो बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, अ लाइन चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट। एक लाइन चार्ट क्या है, एक प्रकार का चार्ट है दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज ऑफ डाटा। यह क्या करता है, डाटा सीरीज को यह इंफॉर्मेशन करता है, उसके डाटा पॉइंट के बारे में, वह सूचनाओं के बारे में बताता है। कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में जुड़े हुए रहते हैं। ये कर्व में ये जुड़े हुए नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यह एक हमारा क्या है, कंटिन्यूस लाइन है। जब कंटिन्यूस लाइन है तो ये कंटिन्यूस क्या होता है, वह स्ट्रेट लाइन में होता है। तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा ही हम लोग लाइन चार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। कहीं भी कर्व में हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कर्व मतलब मुड़ा हुआ, कभी भी हम लोग मुड़ा हुआ इसको नहीं दिखाते हैं। जहाँ पे दिखाते हैं कुछ दूरी तक स्ट्रेट दिखाते हैं,
फिर जब दिखाना रहता है फिर स्ट्रेट दिखाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो खींचते हैं वह स्ट्रेट लाइन की तरह ही खींचने का कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट, अ लाइन चार्ट इज ए वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग एन एसेट प्राइस हिस्ट्री यूजिंग ए सिंगल कंटिन्यूअस लाइन। यानी कि क्या होता है, एक सिंगल लाइन को हम लोग कंटिन्यूअस के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सिंगल लाइन होना चाहिए, कभी भी हम किसी डेटा को दो लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर दो डेटा है हमारे पास तब दो लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एक डेटा है तो केवल एक लाइन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही डेटा को दो लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, अ लाइन चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल इन फॉर्म, टिपिकली only depicting only change in an asset closing as price of the worker over time। क्या है कि इसमें जब किसी भी प्रकार का जब चार्ट को हम लोग बनाने में सबसे आसान तरीका समझते हैं कि लाइन चार्ट के द्वारा किसी भी हम लोग एक ओवर टाइम के ऊपर में कितने समय तो वह काम किया, इसके बाद जब बनाते हैं किसी भी वर्कर का कि किस तरह से वह कितना चेंजिंग किया, क्लोजिंग टाइम क्या हुआ, किस तरह से वह स्टार्ट किया, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइन चार्ट के द्वारा। नाउ सेकंड पॉइंट, बिकॉज लाइन चार्ट यूजुअली ओनली शो क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि यह क्या करता है सबसे लास्ट क्लोज करते हैं तब तक यह दिखाता है। दे रिड्यूस नॉइज फ्रॉम द लेस क्रिटिकल टाइम, ये क्या करते हैं सबसे कम जो समय क्रिटिकल टाइम्स होते हैं उसे वह रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। किसी प्रकार का कहीं नॉइज हो रहा हो, कहीं पे गड़बड़ी हो रहा हो तो उस गड़बड़ी को कम करने का कोशिश में उपयोग किया जाता है। इन द ट्रेंडिंग डे सच दैट ओपन हाई एंड लो प्राइस, यानी कि क्या है हाई और लो होने के प्राइस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी हाउ वेर ट्रेडर लुकिंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड में ऑप्ट फॉर चार्ट टाइप विथ मोर इंफॉर्मेशन सच एज कैंडल स्टिक्स। 1 मिनट, कोई ज्वाइन होना। इस प्रकार से क्या है कि जब लाइन चार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यह क्या होता है कि किसी भी इनकम को, ग्रोथ को और लो को आसानी से रिप्रेजेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। लाइन चार्ट क्या होता है कि हमको एक कंटिन्यूअस लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाने का प्रयास करते हैं। नाउ सेकंड स्लाइड, because line chart usually only show closing price, they reduce noise from the less and high and low। जो हाई लो प्राइस होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चार्ट के द्वारा ज़्यादा तो उपयोग किया जाता है। सिंप्लिसिटी however trades looking the identification pattern और trend may opt for chart type with more information such as candlesticks, यानी कि जैसे कि खुले, ऊंचे और निम्न मूल्य का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो उसका पैटर्न और उसको प्रवृत्ति को जो पहचान करने वाले अधिकतर जानकारी के साथ हम लोग इसके प्रकारों का विकल्प को चुनने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। तो उसमें विकल्प में से क्या होता है, कैंडल स्टिक्स को हम लोग वहाँ पे देखते हैं। द लाइन चार्ट इज नथिंग बट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ए बार चार्ट। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट मेरा क्या है, यह कुछ भी नहीं है बल्कि यह क्या है, जो बार चार्ट हम लोग पढ़े थे वह बार चार्ट का ही ये अपग्रेडेड वर्जन है, नया वर्जन है। लाइन चार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, अपग्रेडेड कहेंगे, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट का ही नवीनीकरण के रूप में हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। अपग्रेड वर्जन है बार चार्ट का, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि लाइन चार्ट क्या है। लाइन चार्ट हमारा जो है बार चार्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द बार्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब मैं लाइन चार्ट को बनाता हूँ और जो बार ग्राफ बनाता हूँ तो बार ग्राफ में क्या करते हैं, कॉलम्स खींचते हैं। उन कॉलम का जो अपर पार्ट होता है, अपर पॉइंट होता है, उस प्रत्येक का अपर पॉइंट को हम लोग वहाँ पे सबको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। एक जो कॉलम रहते हैं उस कॉलम का जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है उससे दूसरे बार जो आपको खींचा हुआ है उसके अपर मोस्ट पॉइंट को एक दूसरे से दूसरों को हम लोग वहाँ स्ट्रेट में उसको मिलाते हैं और इस प्रकार से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। बाय रिपीटिंग दिस फ्लोइंग प्रोसेस विथ अदर बार्स एज वेल एज
वी विल गेट ए लाइन चार्ट। इस प्रकार से जब हम लोग खींचते हैं तो वहाँ पे लाइन चार्ट का हम लोग ग्राफ वहाँ पे बनाते हैं। द कैलकुलेशन कैन बी टॉट but the main aim of the experiment is to check whether you can apply logic to eliminate options। आपको लॉजिक लगा के जो एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शन को, एंड इवैल्यूएट द ग्राफ। इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, देयर बाय गेटिंग द आंसर। आंसर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शंस दिया रहता है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं उसको इवैल्यूएशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर बिलो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए कि किस प्रकार से हम लोग नीचे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो ग्राफ में आपको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो आप ग्राफ को देख पा रहे हैं, ये भी उसी प्रकार से ये एक ग्राफ बनाया जाता है। ये क्या है कि बेसिकली जो होता है बार ग्राफ बनाया जाता है, वो बार ग्राफ के मिडिल अपर पॉइंट को सब को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करने के बाद इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंडिंग लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट गिव्स ट्रेड ए क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ वेयर द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी हैज ट्रेवल्ड ओवर ए गिवन टाइम पीरियड। किसी एक दिए गए टाइम पीरियड के द्वारा, किसी के द्वारा, ट्रेड के द्वारा जब दिया जाता है, उसके प्राइस को, ऑफर और लॉ को किस तरह से घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग लाइन चार्ट का यहाँ पे उपयोग करते हैं, ताकि लाइन चार्ट के ग्राफ को देखते ही हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। बिकॉज लाइन चार्ट यूजुअली ओनली शो क्लोजिंग प्राइस। क्या करता है लाइन चार्ट, क्लोजिंग प्राइस को ओनली शो करता है। दे रिड्यूस नॉइज को रिड्यूस करता है फ्रॉम लेस क्रिटिकल टाइम, जो क्रिटिकल टाइम होता है उसको कम करते हुए, इन द ट्रेडिंग डे सच एज द ऑफन हाई एंड लो प्राइस। लाइन चार्ट आर पॉपुलर विद द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं, वो ज़्यादातर लाइन चार्ट के द्वारा अपने ग्रोथ और अपने किस प्रकार से डिक्लाइन हो रहा है, कितना इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग बेसिकली किया जाता है। सो कॉमनली व्यू द पीसेस डाटा रिलेटेड टू द, उसका रिलेटेड जो डाटा होता है उससे हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये लाइन जो आप लाइन चार्ट एग्जांपल के रूप में देखिए। पहला है आपका लाइन विद द मार्कर, यानी कि किस प्रकार से लाइन चार्ट फॉर द कंपैरिजन। ये जब लाइन एक दूसरे को कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा मेरा जो है ट्रेड्स, यानी कि व्यापार करने वाले का कौन सा ज़्यादा सेल हुआ, कौन सा कम सेल हुआ, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसके लाइन चार्ट के द्वारा कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब कंपैरिजन नहीं करना, कोई एक होता है तो एक के द्वारा इस प्रकार जो अपर मोस्ट ये पॉइंट है हमारा, ये जो देख पा रहे हैं ये पॉइंट है, एक से दूसरे को मिलाया, तीसरे को मिलाया, स्ट्रेट लाइन में हमेशा इसको मिलाते हैं। वह नीचे है तो नीचे भी स्ट्रेट जाएगा, ऊपर है तो ऊपर भी स्ट्रेट जाएगा। हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मिलाने का कोई प्रयास हम लोग करेंगे। स्ट्रेट लाइन मार्कर्स, अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन मार्कर, ये भी वैसे ही है, सेम प्रोसेस में। यहाँ पर दो डेटा को दिखाया गया है, किस तरह से यहाँ पर दो डेटा का किस तरह से यहाँ पे उसका कंटिन्यूअस ग्रोथ या डिक्लाइन हो रहा है, उसको लाइन चार्ट के द्वारा दिखाया गया है ना। फोर्थ पे देखिए, ये इसमें एकदम सेम टू सेम इक्वल है। 100% में जो दिखाया गया, इसमें ना डिक्लाइन हुआ, ना नीचे गया, कमी आया, ना ग्रोथ आया। अपने आप में यह एक लिमिट में है, संतुलन में है। लेकिन दूसरे में क्या है, फर्स्ट में से दूसरे में डिक्लाइन हुआ, फिर बढ़ गया, फिर नीचे हुआ, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर सेम रहा, फिर घट गया। इस प्रकार से यह दिखाता है कि हमारा कितना, किस तरह से कंपनी बढ़ रही है, कितना घट रही है, किस तरह से हमारा वह चल रहा है। ये लाइन चार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? लाइन चार्ट, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पर आपको दो लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं वो बॉयज़ का है, सेकंड में जो आपका लाइन देख पा रहे हैं वो गर्ल्स का है। इस प्रकार से क्या है, 0 to 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, इस प्रकार से ऊपर जो इसका मार्किंग किया गया है, और नीचे ABCD ये जो कैटेगरी दिया गया है, ABCD 4 कैटेगरी है, ऊपर में इसका नंबरिंग है, मार्क दिया गया है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉयज़ जो सर डार्क में आपका है वो बॉयज़ है, जो लाइट में है वो गर्ल्स है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो आप ए कैटेगरी का ग्रुप में देख पा रहे हैं वो बॉयज़ जो है गर्ल्स से ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? बॉयज़ जो है ये गर्ल्स से ज़्यादा है, लेकिन बी कैटेगरी में जब आएंगे तो वो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स ज़्यादा हो जा रहे हैं बॉयज़ से। ये पॉइंट को देखिए, ये अब क्या है, यहाँ से ये डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन गर्ल्स क्या हो रहा है, गर्ल्स यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की ओर गया और डिक्लाइन हुआ, गर्ल्स में डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बॉयज़ से ज़्यादा ही है। तीसरा सी कैटेगरी में, फोर्थ कैटेगरी में देखेंगे तो फोर्थ कैटेगरी में जब आता है तो क्या है, बॉयज़ भी ऊपर चले जाते हैं, गर्ल्स भी ऊपर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बॉयज़ से नीचे रहते हैं। इस प्रकार से ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो इस प्रकार क्या करते हैं, किसी भी बॉयज़ गर्ल्स हो, किसी का भी इनकम हो फैमिली का, एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कंपनी वाले, ये जो ग्राफ है ज़्यादातर क्या होते हैं बिजनेस में, ये सब रिप्रेजेंट में किया जाता है। वहाँ पर बार ग्राफ का उपयोग नहीं किया जाता, पाई चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है, ज़्यादातर अपनी सुविधा के लिए लाइन चार्ट का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। नाउ अब देखिए इस ग्राफ को आपने देखा, अब देखिए कि व्हाट परसेंटेज विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस प्रकार टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देयर आर सेवरल डिफरेंट अप्रोचेज। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग अप्रोचेज है, यानी कि उसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग है। उसमें देखना है कि आप किस तरीके से इसको अपना रहे हो जो सॉल्व कर सकते हो। सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या में से स्कूल ए में लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। अगर यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो ए का बात कर रहा है, तो ए में बात कर रहा है, तो गर्ल्स यहाँ पर देखिए यहाँ पे है बीच में, यानी कि 2500 है, और यहाँ पर 3000 दोनों के बीच में है। तो 25 और 30 के बीच में जब आएंगे यहाँ पर तो 2750 आएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब कह रहा है कि टोटल का यह कितना परसेंटेज है, तो टोटल को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ कितना है 4000, यहाँ पे क्या है 3500, यहाँ पर क्या है 4250, फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ जगह 3250। इन सबों को ऐड करेंगे और जो फर्स्ट वाले हैं उसका हम लोग परसेंटेज निकालना है। तो जिसका निकालना रहता है उसे हम लोग ऊपर में रखेंगे, जो टोटल नंबर्स होता है उसे हम लोग नीचे रखेंगे और 100 से इंटू करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, उसका लड़कियों की संख्या प्रतिशत में निकल जाएगा, कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, उसके अलग अलग मेथड्स के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, फर्स्ट मेथड जो है, फॉर द फर्स्ट मेथड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स सिंपली बाय एडिंग ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल। यानी कि सिंपल के द्वारा जितने भी लड़की है उस ग्रुप के सभी को ऐड करेंगे, एंड देन टेकिंग द गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए। इसके बाद देखेंगे कि स्कूल ए में कितने लड़कियां हैं एज द न्यूमरेटर, देयर बाय कैलकुलेटिंग द टोटल परसेंट ऑफ गर्ल्स। ऊपर जो होता है एक नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, जिसको अंश करते हैं और हर कहते हैं। तो जिसे हमको निकालना है उसे अंश में रखते हैं और टोटल को हर में रखते हैं, 100 से इंटू करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चंस द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 17750। जब टोटल को ऐड किया गया, गर्ल्स के लड़कियों की संख्या को जब ऐड किया गया तो टोटल कितना आ गया 17750। एंड द गर्ल्स इन स्कूल ए। अब ए स्कूल में कितने गर्ल्स हैं, तो ए स्कूल में कितने गर्ल्स हैं एज पार्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन ऑल द स्कूल। अब कह रहे हैं कि स्कूल में टोटल लड़कियां जितना है उसमें से ए में कितने लड़कियां हैं उसका परसेंट निकलना है। तो ए में कितना है 2750। अब ग्राफ में देखेंगे
तो वहाँ पे मिलेगा आपको 2750 ए गर्ल्स में। देखिए ग्राफ में क्या है, ये मेरा ग्राफ है, आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है, ए है, ये 25 और 30 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। ये ए का हुआ। अब टोटल गर्ल्स कितना है, ए बी सी डी चारों कैटेगरी में टोटल को ऐड करेंगे तो 17750 आपका आएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल गर्ल्स हो जाएगा। और ए में इतना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आएगा 15.4%। 15.4%। तो 15.4% आपका क्या है, पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ, आपका राउंड फिगर में दिया हुआ है। तो जहाँ पर हम लोग राउंड फिगर में 15 देखेंगे वहीं पे उसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर मानेंगे। द मेजर रोड ब्लॉक in this method is that is require a lot of calculation and there are chances that you may calculate in exam properly which might lead to silly mistake। कहीं भी आपका सिल्ली थोड़ा बहुत यदि मिस्टेक है तो वह गलत हो सकता है, इसलिए आपको सिल्ली मिस्टेक से बचने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन के द्वारा यदि मैं कॉल सॉल्व करूँ तो आसानी से मैं उसे आंसर को फाइंड कर सकता हूँ। सो नाउ सेकंड मेथड, ये पहला मेथड था। अब सेकंड मेथड क्या करते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड। अब इस मेथड में क्या करता है कि एस्टिमेटेड अनुमान के द्वारा आधारित करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और अनुमान के द्वारा हम लोग आंसर को फाइंड करते हैं। इन दिस मेथड यू हैव टू सपोज ए बेस लाइन। आपको क्या होता है, एक बेस लाइन को आपको मानना पड़ता है कि मान लेते हैं कि इसका इतना हो, एक बेस लाइन लेना पड़ता है। एंड देन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है आपको सबसे पहले एक कोई मानना पड़ेगा और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखना पड़ेगा। यू हैव टू अज्यूम विच इज द क्लोजेस्ट टू द आंसर। आप देखना है कि आंसर का सबसे सामने वाला कौन सा आंसर से मैच हो रहा है मेरा। तो कैसे मैच होगा, सबसे पहले आपको एक बेस पढ़ना होगा कि ये क्वेश्चन के द्वारा आपको पूछा जो जा रहा है वह उसका नियरेस्ट में क्या हो सकता है। एक बेस मानेंगे और बेस के द्वारा देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उस बेस के सामने है। सपोज देयर आर 5 स्कूल्स एंड एवरी स्कूल हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ 10 गर्ल्स। अगर मान लेते हैं कि 5 स्कूल है और प्रत्येक एवरी स्कूल्स में जो है इक्वल नंबर के 10 गर्ल्स है। सो द एवरेज विल 10, इसलिए क्या देखेंगे कि मान लेंगे कि एवरेज जो होना चाहिए कितने गर्ल्स है, प्रत्येक में 5 स्कूल है, सब में 10 गर्ल्स है, तो हम लोग एक अनुमान मान लेते हैं कि 10 एवरेज होना चाहिए। एंड द परसेंटेज विल बी 20%, क्योंकि 5 स्कूल है 10 करके हैं तो एवरेज 10 मान लेते हैं और इसका हम लोग परसेंटेज 20 मान लेते हैं। सेम विल इज द केस फॉर 100 गर्ल्स। अब वहाँ पे क्या करेंगे, 100 गर्ल्स पे हम लोग मान लेते हैं 100 गर्ल्स विद द 5 स्कूल। जहाँ पे आपका 10 गर्ल्स दिया है वहाँ पे हम लोग 100 मान लेंगे। अधिकांश यदि आपको अनुमान के द्वारा बनाना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग 100 मानते हैं कि मान लेते हैं कि इसका 100 का इतना परसेंट है तो 90 का कितना परसेंट होगा। इस प्रकार जब हम लोग अनुमान करते हैं तो 100 पे अनुमान करते हैं। हियर द परसेंटेज विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्कूल। ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करता है कि कितने स्कूल हैं। 5 स्कूल है तो कितना परसेंट है, 6 स्कूल है तो कितना परसेंट होगा। इस प्रकार से जो नंबर ऑफ स्कूल है उस पर वह डिपेंड करता है। इन द अबव क्वेश्चंस ऑल्सो एज्यूम ए बेस लाइन एट द सेंटर ऑफ द फिगर के सेंटर पर देखेंगे। एज देयर आर 5 स्कूल, जैसे कि ऊपर में हम लोग अभी 5 स्कूल के बारे में चर्चा किए। गिविंग इन द क्वेश्चंस द परसेंटेज विल 20% बट द बेस लाइन इज अबव द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए का बेस लाइन हम लोग वहाँ पे मान लेते हैं। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए विल बी लेस देन 20%, क्योंकि टोटल का हमने 20% माना कि मान लेते हैं टोटल में 20% है और हमको केवल एक कैटेगरी में देखना है। तो जब एक स्कूल में देखना है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि 20 से कम होगा। मेरे पास 5 स्कूल है, 5 स्कूल का परसेंटेज जो है लड़कियों का 20 है, पाँचों का मिलाएंगे तो 20 हो रहा है, और एक स्कूल का पूछेंगे तो ये तुरंत अपने आप में समझ आना है कि उससे कम ही होगा। एक जो होगा उसमें एक का परसेंटेज निकालेंगे
तो उससे कम होना चाहिए। 10 ऑप्शन 3 and 4 कैन बी नेगलेक्टेड। इस प्रकार जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 3 और 4 जो दिया हुआ था उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर द रिमेनिंग ऑप्शन व्हेन वी लुक एट ई एंड कंपेयर इट विथ ए, इसके बाद हम लोग ई और ए का ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस एंड सो 70% कैन नॉट बी आंसर एज वेल। ये दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पा रहे हैं और 17% नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 17 जो है वो 20 के सामने वाला है और 20 से हम जान रहे हैं कि 20 से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 है मेरा स्कूल और एक स्कूल का परसेंटेज पूछा हूँ तो 20 से कम होगा, लेकिन एक स्कूल का है इसलिए बहुत ही कम होना चाहिए। तो 17% जो है वो नहीं होना चाहिए, उससे और कम आना चाहिए। तो उससे और कम वाला ऑप्शन ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको 15%, तो वो मेरा करेक्ट ऑप्शन वाले आंसर आएंगे। इस प्रकार से आप जब अनुमान लगाते हैं तो अनुमान के द्वारा आपको 100 में अनुमान लगाना पड़ता है कि 100 के मान लेते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं, फिर उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये था मेरा सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या किए, फर्स्ट मेथड में क्या किया हम लोग, फर्स्ट मेथड में कि हमको परसेंटेज निकालना है तो एक में से जो एक रूल रेगुलेशन होता है उसके तहत हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो सेकंड मेथड है वह मेरा एज्यूम के द्वारा, मान के द्वारा सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन, which class has the percent of boys and girls as part of the total students in all the school। अब जो सबसे पहले मैंने ग्राफ को दिखाया था ए में और बी में कि जो आपका 4 कैटेगरी है उसमें से कैटेगरी में से जो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या इस प्रकार से देखना है कि यहाँ पे which class has the percentage of boys and girls as part of the total स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल, यानी कि स्कूल में हमारा टोटल स्टूडेंट्स कितना है उस कंपेयर में क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स का हम लोग वहाँ पे परसेंटेज देखेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा है कि ए बी सी डी कौन सा मिल रहा है टोटल में से। तो फ्रॉम द फिगर यू कैन सी द हाईएस्ट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिगर में देखेंगे और जो सबसे हाईएस्ट बॉयज़ और गर्ल्स इन वन स्कूल इज़ इन डी, तो वह कहाँ मिलेगा, डी पे मिलेगा। अगर फिगर पे देखेंगे हम लोग तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, देखिए आप लोग फिगर पे देखिए, सबसे हाईएस्ट जो बॉयज़ और गर्ल्स है दोनों का हाईएस्ट हमारा डी कैटेगरी पे है। ये डी है मेरा कैटेगरी। इससे पहले सी कैटेगरी में दोनों का देखेंगे हमारा डी से कम है, बी जो है वो भी डी से कम है, यानी कि जो डी है मेरा वो हाईएस्ट कैटेगरी में दोनों का है। तो इसलिए क्या है कि रिमेनिंग जो है एज द बेस फॉर ऑल द स्कूल रिमेन्स एज सेम, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल द स्कूल्स विल बी सेम फॉर एवरी स्कूल, देन वी कैन से दैट इन स्कूल द परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इज द हाईएस्ट, यानी कि परसेंटेज जो स्कूल से वह मेरा हाईएस्ट देखना है कि कितना हो सकता है। सो करेक्ट यहाँ पे जो मानेंगे वो ऑप्शन मेरा क्या आएगा, सी पे आएगा। किस तरह से सी आया आपका, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि विच क्लास हैज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल। स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स का वो एज ए पार्ट के रूप में सभी स्कूलों में कुल छात्रों के हिस्सों के रूप में किस कक्षा में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत है, लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत को वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जब डी देखें तो सबसे हाईएस्ट देखें, तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा वहाँ पे नहीं होगा, उससे थोड़ा नीचे वाला देखेंगे। तो उससे जब नीचे वाला देखेंगे तो ऑप्शन में जो सी आएगा मेरा वह सी कैटेगरी दोनों के परसेंटेज के रूप में वहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे तो विच स्कूल हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखना है कि स्टूडेंट्स जो है कौन सा स्कूल में सबसे लोएस्ट है, कौन सा स्कूल में सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ पे आप फिगर को यहाँ पे देख सकते हैं। अब फिगर को देखेंगे, ए कैटेगरी है, ए स्कूल है, बी स्कूल है, सी स्कूल है, डी स्कूल है। तो इस प्रकार में सबसे जो लोएस्ट है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस क्या है, विच स्कूल हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का सबसे लोएस्ट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहा है, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का बात
नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स यानी कि दोनों का। तो ए स्कूल को ऐड करेंगे, बी स्कूल को बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करेंगे, सी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करेंगे। तो दोनों ऐड करने के बाद देखना है कि किसमें सबसे कम है। तो यहाँ पे फिगर को आप ग्राफ को ही यदि देखेंगे वहाँ से तो आसानी से समझ में आएगा कि सबसे कम किसमें है। ग्राफ को आप देखेंगे तो सबसे कम बॉयज़ भी सबसे कम इसमें है, इससे ज़्यादा गर्ल्स ऊपर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सी कैटेगरी में है बॉयज़ और गर्ल्स, यहाँ पे आपको कम मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है इन स्कूल सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द लोएस्ट। स्कूल सी में जो है स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ जो संख्या है, विद्यार्थियों की जो संख्या सबसे कम है। इस प्रकार से वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस किस तरह से क्या जाना चाहिए। यहाँ पे इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ द लैपटॉप्स। अब इस लाइन वाले लाइन चार्ट पे देखें, ये लाइन चार्ट पे ईयर दिया हुआ है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आपका 6 साल का अंतराल दिया गया है। 6 साल में दिए गए आंकड़ों में दो अलग अलग कंपनी द्वारा तैयार किए गए लैपटॉप की संख्या 2004 से 2009 तक दी गई है, यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक, यानी 6 साल का जो आंकड़ा है कंपनी के द्वारा लैपटॉप की संख्या का तैयार करके उसको द्वारा जो किया गया है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ का जो ऊपर का जो मार्किंग है दिया गया 0 से 20, 20 से लेके 40, 40 से 60, 60 to 80, 100, 120, 140, 160, 180, यानी कि यहाँ का जो डिफरेंस जा रहा है वो 20-20 का 20-20 का डिफरेंस गया। और ये जो 6 साल का अंतराल में कितना हमारा लैपटॉप यहाँ पर कंपनी के द्वारा तैयार किया गया वो दिखाया गया। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं वो एक्स कंपनी है, रेड कलर का जो देख पा रहे हैं वो वाई कंपनी है। क्या आप लोग को विजुअल है स्लाइड? आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड को? दिखाई पड़ रहा है या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ यस, ओके। तो ये देखिए स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं कि एक्स कंपनी है मेरा, वाई कंपनी है मेरा। तो वाई कंपनी जो ब्लू कलर का दिखाया गया वो कंपनी है, और वाई कंपनी कौन सा है जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है। और 2004 से लेकर 9 तक का साल, 6 साल में कितना का लैपटॉप बनाया गया उसको दिखाया गया। तो अगर हम एक्स कंपनी को देखेंगे तो 2004 में है 120 लैपटॉप बनाया, वहीं पे 2004 में जो वाई कंपनी है 140 लैपटॉप बना दिया, 139, 119, इस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिया गया है। अगर जो 2005 में देखेंगे तो एक्स कंपनी 99 बनाया लैपटॉप, वहीं पे वाई कंपनी 120 बना दिया। फिर यहाँ पे अब 141 बना दिया एक्स कंपनी ने 2005 में 141 बनाया। फिर वहीं पे क्या है 100 बना पाया वाई कंपनी। फिर वाई कंपनी 128 बनाया, एक्स कंपनी 78, 78 बनाया। दूसरे ने फिर 120, फिर 107, 159, 148, इस प्रकार से कंपनी के द्वारा लैपटॉप तैयार किया गया। सो अब नाउ what will be the difference in the number of laptop made by the company X in the year 2004 and 2005। अब क्या कर रहे हैं कि कंपनी X द्वारा वर्ष 2004 और 2005 में बनाए गए लैपटॉप की संख्या में कितना अंतर होगा। X कंपनी के द्वारा, X कंपनी एक ही है और 2004 और 2005 में लैपटॉप की संख्या जो बनाया गया उसमें कितना अंतर होगा, ये हमको देखना है। अब यहाँ पे देखिए कि 2004 यहाँ पे है, एक्स कंपनी मेरा ये है, और 2005 में यहाँ पे है, यहाँ पर 119 है, यहाँ 99 है। अब यहाँ 119 और यहाँ 99 है, तो यहाँ पर जो हमको दिखाया गया ये ज़्यादा हमारा अधिक संख्या वालों में से दिखाया गया है। ये केवल मार्जिन के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो दोनों का अंतर, यानी कि एक का दूसरे से हम लोग माइनस करेंगे, मानेंगे, और वहाँ पर क्या दिखाया गया हज़ारों में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो सिंपल है, जैसे 119 है तो 190,000 है, 99 है तो 99,000 है। यहाँ पर केवल इसको
19 के द्वारा दिखाया गया, लेकिन इससे हम लोग सबको क्या करें समझेंगे, 1000 समझेंगे। 0 से 20 क्या है, मतलब यहाँ 20,000, 40,000 या 60, इस प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है, 1000 में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दिखाते समय हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए शॉर्ट में इसको दिखाते हैं। तब दोनों में जब अंतर करेंगे तो 9 में 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर वहाँ पे माइनस करेंगे 11 में 9 तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। जब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। अगर माइनस करेंगे तो 20 आएगा। यहीं पे माइनस करके देख सकते हैं कि 9 में 9 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 20 आया। अब 20 ऑप्शन में देख रहा है कि कहाँ पर 20 है, ये मेरा यहाँ 20 है, तो ये ऑप्शन जो है बी मेरा वो करेक्ट ऑप्शन है। ये समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आ रहा है या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. यस सर, ओके। आप लोग बीच बीच में आवाज़ देना, गायब हो जा रहे हो जब मैं पूछ रहा हूँ, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताना। नहीं आ रहा तो फिर से मैं उसे रिपीट करूँगा, और आ रहा तो फिर आगे बढ़ते जाऊँगा। तो ये ग्राफ को देख के ही आप वहीं पे आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। 119 में 99 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन में देख रहे हैं कि 20 कहाँ पे है, ये 20 है, तो ये ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा ना। सेकंड पे है, द प्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप बाय द कंपनी वाई वाज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन बाय द कंपनी एक्स इन 2007। 2007 में देखना है एक्स कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया और वाई कंपनी द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया, दोनों यहाँ देखना है कि वाई का प्रोडक्शन एक्स का प्रोडक्शन से कितना प्रतिशत है, ये बात कर रहा है यहाँ पे प्रतिशत का। कंपनी वाई द्वारा लैपटॉप का उत्पादन वर्ष 2007 में कंपनी एक्स द्वारा किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत है। तो जब प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमको प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बेस लाइन को नीचे रखेंगे और 100 से इंटू करेंगे। तो इस प्रकार से जो परसेंटेज करेंगे वहाँ पे मेरा निकलेगा 164। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ सेकेंड पे क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर ऑल द गिवन ईयर्स इन द फिगर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मेड बाय बोथ द कंपनी। अब दोनों कंपनी द्वारा दिए गए सभी वर्षों में दोनों कंपनियों द्वारा बनाए गए लैपटॉप की कुल संख्या कितने हैं। अब दोनों कंपनी द्वारा लैपटॉप कितना बनाया गया, तो दोनों कंपनी द्वारा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों के ऐड करेंगे। दोनों कंपनी के द्वारा ऐड करते जाएंगे, सबको जब ऐड कर देंगे यहाँ पे, तब मेरा क्या आएगा वहाँ पे, जब सब कंपनी द्वारा बनाए गए लैपटॉप की कुल संख्या है तो जब ऐड कर देंगे तो वहाँ पे आएगा 145,800। इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वहाँ पे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि व्हाट वाज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लैपटॉप बाय द बोथ कंपनी, दोनों कंपनी द्वारा कितना डिफरेंस है, ये पूछ दिया जाए कि दोनों कंपनी द्वारा लैपटॉप निर्माण में अधिकतम अंतर कितना है। तो अधिकतम अंतर के लिए क्या करेंगे कि दोनों को हम यहाँ पे माइनस करेंगे कि कितना है। तो इस प्रकार जो 51,000 जो है वो मेरा आपका मैक्सिमम अधिकतम अंतर है, मैक्सिमम अंतर इतना आएगा। नाउ इस प्रकार से अगर दूसरे पे बात करेंगे, अलग प्रकार का आपको एक दिखाया गया है यहाँ पे ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ लाइन 1995 से 2001 की अवधि में एक कंपनी द्वारा आयात की मात्रा का उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात देता है। आयात की मात्रा से निर्यात की मात्रा का अनुपात देता है, ये अनुपात यहाँ पे दे रहा है। पिछले वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्यात के लिए आयात के मूल्य का अनुपात है। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बाय ए कंपनी ओवर द ईयर्स यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है दिया गया है। 1995 में क्या है 0.65, फिर 1900 आपका यहाँ का 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है
तो जब यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, तो 1995 में क्या है मेरा 0.65, 1996 में क्या है 0.85, ये है मेरा। 1997 में है मेरा 0.35, 1998 में मेरा है 1.25, 1999 में है 1.4, 2000 में है 0.95, 2001 में है 1.55। इस प्रकार से जो मेरा यहाँ पे ओवर में दिया गया रेशियो ग्रुप में कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पे दिया गया है। और जो मेरा रेंज दिया गया है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7 इस तरह पॉइंट देते गया, फिर 1 पे आया, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1. इस तरह से आगे बढ़ता गया। अब क्या है कि इससे देखिए ये मेरा ग्राफ है, इससे रिलेटेड फिर आपके पास एक क्वेश्चन राइज हो रहा है। इफ़ द इम्पोर्ट इन 1998 वाज, यदि 1998 में आयत रुपीज़ 250 करोड़ एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 1998 एंड 1999 टुगेदर वाज 500 करोड़, देन द इम्पोर्ट इन 1999 वाज, यदि 1998 में आयत रुपये 250 करोड़ और वर्ष 1998 में और 1999 में कुल निर्यात रुपया 500 रुपये है करोड़ है, तो 1999 में कितना आयत होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कितना आयत हो सकता है। अब दोनों को ऐड करके बताया गया है, दोनों को यहाँ पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोनों को ऐड करके बताया गया है कि 1998 में और 99 में दोनों को जब ऐड करते हैं तो निर्यात 500 करोड़ का होता है, और 1998 में जो है आयात है 250 करोड़। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन द ईयर क्या करना है, एक्सपोर्ट दिया है, इंपोर्ट दिया है, टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर एंड टुगेदर इतना दिया है, इन द ईयर कितना होगा। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन वहाँ पे अराइज कर रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 1998, यानी कि 1998 और 1999 और 1999 के लिए आयात और निर्यात का अनुपात क्रमशः कितना दिया गया है 1.25 और 1.40। ये 2 साल में दोनों का ये अनुपात यहाँ पे दिया गया है। इसलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना वर्ष 1998 में निर्यात x रुपया है, 1998 का यहाँ पे हम लोग x रुपया मान लेते हैं। तो जब x रुपया करोड़ मान लेते हैं तो 1999 में क्या हो जाएगा 500 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मेरा क्या है 500 करोड़ है और एक को मैंने x मान लिया, तो 500 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरा निकलेगा, और दूसरा का क्या है यहाँ पे दिया गया है 1.25। जब 1.25 इक्वल टू 250 डिवाइडेड x इक्वल टू 250 डिवाइडेड 1.25, x इक्वल टू x, ये नीचे इधर चल जाएगा, उधर वो उधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 25000। नीचे का जो पॉइंट है 2 डिजिट के बाद वो पॉइंट हट के ऊपर 2 जीरो आ जाता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे काटेंगे इसको तो 125 को जो 2 बार से काटेंगे तो ये कट जाएगा 250 हो जाएगा। 125 को 2 से काटेंगे तो 250 कट जाएगा, तो फिर 2 जीरो बचेगा 200, यानी कि 200 अनुपात के लिए उपयोग करना। इस प्रकार से 1999 में भी क्या करेंगे 500 माइनस 200, 200 निकल गया, 500 में 200 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 300। इसी प्रकार इतना करोड़ हो गया। फिर माना वर्ष 1999 में आयत रुपया y मान लेते हैं, पहला वाला में x माने, दूसरा वाला में y माने, फिर सेम प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 1.40 इक्वल टू y डिवाइडेड 300, y इक्वल टू 300 इंटू 1.40 इक्वल टू 420। इस प्रकार से 1999 में आयत कितना हो जाएगा 420 करोड़ यहाँ पे आपका आयत हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे देखेंगे, द इम्पोर्ट वर मिनिमम प्रोपर्टिनेंट्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। आयत वर्ष में कंपनी के निर्यात के न्यूनतम अनुमान
अनुपात में थे। यानी कि जो आयत वर्ष का बात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें कंपनी के निर्यात के न्यूनतम अनुपात में कितना थे। मिनिमम प्रोपेटेंस और एक्सपोर्ट यहाँ पे कंपनी द्वारा कर रहा है कि कितना से कितना कौन से साल में सबसे मिनिमम है। तो सबसे मिनिमम हम लोग देखते हैं कितना है 0.35। तो 0.35 अब सबसे मिनिमम है, कौन से साल में है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 1997 है उसमें तुम्हारा सबसे यहाँ पे देखा जाता है कि कम है। फिर सेकंड पे आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंपोर्ट फ्रॉम द 1997 टू 1998। यानी कि 1997 से 1998 में कितना इंक्रीज हुआ। तो जब 1997 98 में दिया है तो 98 में हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 320 करोड़। आपका ऑप्शन में जो आएगा वो आपका राइट आंसर है। इस प्रकार का उसको आप यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ 1996 में आयत करने दिया गया है 0.85। अब हम लोग x मान लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि जो 272 दिया गया है आपका 96 में, उससे डिवाइड करेंगे x को और इक्वल टू आ जाएगा 0.85। फिर नीचे वाले x ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 272 डिवाइडेड 0.85 आएगा और आपका इसको काटेंगे तो 320 आपका आएगा। इस प्रकार दिए गए वर्ष में निर्यात से अधिक यहाँ पे पूछा जाता है कि कितना किस तरह से होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट। कितने साल है जो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट में ज़्यादा है। तो इस प्रकार फिर हम लोग ग्राफ को वहाँ देखेंगे और ग्राफ को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ अनुमान लगाएंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से जब आएंगे तो जो 4 साल है आप 4 साल में देखेंगे कि कितना आपका वहाँ पे अधिक हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के द्वारा देख सकते हैं कि किस में कितना है। सो नाउ यहाँ पे कंप्लीट, थैंक यू। तो इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़े आज के बारे में। आज हम लोग पढ़े लाइन चार्ट के बारे में, लाइन चार्ट के कंसेप्ट को पढ़े, उससे रिलेटेड क्या करें कि उसके क्राइटेरिया को पढ़े, उसके करैक्टरिस्टिक्स को पढ़े, उसका जो निकालने का लाइन चार्ट के द्वारा जो प्रॉब्लम निकाला जाता है उसको फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड को हम लोग पढ़े। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फिर क्या हम लोग वहाँ पे उसके 2 मेथड को पढ़ चुके। 2 मेथड के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके। अब आप लोग अराइज कीजिए, कहीं पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछिए। कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? आप लोग सुन रहे हैं? कहीं पे प्रॉब्लम है लाइन चार्ट में बताइए। लाइन चार्ट का ग्राफ देख के समझ में आ गया किस तरह से लाइन चार्ट होता है और लाइन चार्ट में किस तरह से क्वेश्चन होता है। लाइन चार्ट को देख के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का कौन कौन से मेथड्स है। 2 मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है अनुमान लगाएंगे और एक रूल रेगुलेशन फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। कहीं पे क्वेश्चन पूछना है कहीं पे? नो सर। नो सर, ओके। तो थैंक यू। इस प्रकार से आप एक बार रिपीट कर लोगे, फिर से उसको देखोगे वीडियो को तो अच्छे से और समझ में आएगा।